बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे हम। सीरीज़ में जो है वो लॉज हमने किए। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लॉ किया और फोर्थ कह लें या ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमने किया। आज जो है हम सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन करेंगे। Second law of thermodynamics, major application of thermodynamics to chemistry is to provide information about equilibrium in chemical system. हमारे पास जो हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हम इसको जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस भी करते हैं बिफोर रनिंग एनी रिएक्शन, कि ताकि वो उसमें हमें पता चल जाए कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। हम बजाय यहाँ के वहाँ पे केमिकल कंज्यूम करें और एक्सपेरिमेंटल वर्क करें तो उससे पहले हम ये काम जो है वो करते हैं। सो मेजर एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री में हम यही है कि हमें इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल सिस्टम जो है या जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। द फर्स्ट लॉ shows that the total energy of the system plus surrounding remains constant during the reaction, but the first law cannot say what the final equilibrium concentrations will be. वहाँ हमने देखा था कि हमें ये तो फर्स्ट लॉ ने बताया था कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। बट इन फर्स्ट लॉ वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कि जब एक रिएक्शन जो है वो स्टॉप होगा या इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो उसमें उसकी जो कंसंट्रेशंस जो है वो क्या होंगी, रिएक्टेंट उसमें कितने परसेंट होंगे, कितनी जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। सो व्हेन वी कम टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, वी नोटिस दैट whereas different form of energy can completely converted into heat, it is not possible to convert back heat completely into work. कि जब हम चीज़ों को एग्जामिन करते हैं तो रिलेशनशिप जो हीट और वर्क का हम रिलेशनशिप पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ में, वी नोटिस वेयर इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती हैं हीट में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हीट को बैक जो है वो कन्वर्ट करें इनटू वर्क। कि अगर एक रिएक्शन हुआ है उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और वो वहाँ से सिस्टम से हीट जो है वो निकली है, और वहाँ पे आप कह लें कि हीट या इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, तो आप उस हीट को दोबारा जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोर दिस लॉ इज साइलेंट अबाउट द कंजर्वेबिलिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। सो आवर फेलियर एवर टू ऑब्जर्व अ स्पॉन्टेनियस flow of heat from hot to cold body or to obtain a perpetual motion machine of second kind forms द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हमने डिस्कस किया था कि हमने एक ऐसी मशीन की जो है वो प्रैक्टिकली कोशिश जो नाकाम हुई, और दूसरा हमने वहाँ ये भी कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में या जो हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता, तो उसके लिए फिर जो है वो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो यूज़ करें। Okay, the original statement of the second law of thermodynamics is much concerned with the development of the theoretical aspects of the heat energies, especially the Carnot cycle. अब हम जो अगर हम इसकी बात करें कि जो ओरिजिनली हमें क्या लें ज़रूरत क्या लें, जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, वो हमारे पास जो हीट इंजन है उससे रिलेटेड है। उसमें स्पेशली जो एक कॉर्नट साइकिल है, वो एक कंप्लीट यानी एक टॉपिक है, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। तो आप यूं के समझें कि हमने जो हीट इंजन्स हैं हमारे उससे कंसर्न्ड है सेकंड लॉ। दिस हैज़ लिटिल इम्प्लीकेशन इन केमिकल प्रोसेसेस, जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं वहाँ पे भी इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन बेसिकली ये हीट इंजन के लिए है जो हमारा सेकंड लॉ है। बट द फर्दर डेवलपमेंट्स एंड वेरियस डेविएशंस इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ आर of immense use of chemists, केमिस्ट्री में भी फिर इसको जो है वो यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, कि हम जो है वो उसको
असरटेन कर सकते हैं, हम उसके बारे में कह लें कि राय कायम कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बार बार बताया कि ये वो है जो खुद ब खुद होगी, जिसमें हमें स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करनी नहीं होगी, मीन्स के जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। एंड सेकेंड लॉ इन which is not participated by the first law of thermodynamics, ठीक है, ये चीज़ें spontaneous की first law में नहीं थी। Most of the natural processes are spontaneous. Let's come to the spontaneous process कि ये क्या होते हैं कि जो natural process है हमारे spontaneous, in fact all human activities and all that happens in the universe involving a significant degree of this concept, हमारे जो नेचुरल लॉज हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जिसमें मैंने सबसे मेजर एग्जांपल आपको जो दी कि आप देखें वाटर जो है ये फ्लो करता है। हम अगर आप जाएं हिली एरियाज़ में, वहाँ पे अगर आपने देखा हो कि पहाड़ों से जो पानी आ रहा होता है वो उसके पीछे कोई पंपिंग स्टेशन तो नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, और उसकी आप स्पीड का भी अंदाज़ा होगा कि वो कितनी स्पीड के साथ जो है फ्लो करता है, और ये कहाँ से फ्लो करता 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 यही पानी हमारी जो नहरी निज़ाम है यहाँ तक आता है। यहाँ उसकी स्पीड में फ़र्क है, उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन आप देखें कि ये सारा एक सिस्टम जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नेचुरली ये सारा अकर हो रहा है, हम कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं करते। सो इन फैक्ट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यूनिवर्स में उसकी भी सिग्निफिकेंट है इन दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ वीट फ्रॉम सीड्स, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई आर सनी डे, के सूरज है या उसमें बादल हैं, ठीक है जी। फॉल ऑफ रेन है फ्रॉम क्लाउड्स, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फूड इज़ डाइजेस्टेड, के हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फूड। तो इस तरह के सारे जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस हैं, हमें उनको रन करने के लिए कोई भी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन वो जो अगर हम इस सेंस में देखें तो उनको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रही होती है, लेकिन वो भी नेचुरली। all are spontaneous process, all those process which take place at their own accord are called spontaneous process, जो अपने आप रन होते हैं, जो सेल्फ आप कह लें कि ड्राइव्ड प्रोसेस हैं, नेचुरली जो अकर हो रहे हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। एज सच ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ये नेचुरली इरिवर्सिबल है। वाटर जो है ये ग्रेविटी या जो भी इससे वो फॉल करके हाई लेवल से लो लेवल पे आ जाता है, लेकिन लो से आप दोबारा उसको हाई पे अगर लेके जाना चाहते हैं तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगी। कुदरती ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी हमारा जो नहरी निज़ाम है अगर ये उल्टा चलना शुरू हो जाए और ये वापस जहाँ से दरियाओं में और फिर ऊपर जो पानी जाए, ऐसा काम नहीं होता। सो हम कहते हैं कि हमारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इन नेचर रिवर्सिबल है। हाँ, हम अपोजिट फ्लो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम घरों में जो पंप लगाते हैं, पानी हम नीचे से उठा के ऊपर भेजते हैं, तो वो हमने उसके ऊपर वर्क किया होता है, वो नेचुरली ऐसा नहीं होता। Once having undergone a spontaneous transformation in a particular direction, the process will not take place in a particular direction spontaneously। ठीक है, अगर एक प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्म हो गया एक डायरेक्शन में, the process will not take place in a particular direction spontaneously। कि अगर हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सो वो फर्दर ही जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, जैसे रिवर्सिबल हो या फर्दर मूव। स्पॉन्टेनिटी जो है इट नेवर मींस दैट द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। स्पॉन्टेनिट सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी एक और है कि स्पॉन्टेनिटी हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस तो हम कह रहे हैं नेचुरली हो रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इंस्टेंटेनियस है, फौरन ही हो जाएगा। वो स्लो हो सकता है, वो फास्ट हो सकता है, बट it will occur naturally। तो it simply stands the change is favorable in particular direction, कि हम ये सिर्फ बता सकेंगे कि ये है कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चेंज आ रही है कुदरती चाहे वो फ्लो वाटर है
या कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो एक ख़ास डायरेक्शन में हो रहा है। अब उसके स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं हम लेंगे कि वो फ़ौरन से हो जाएगा या उसको होते होते 1 साल लगेगा, होते होते 6 माह लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे। तो वो सारे जो हैं उसमें ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियस होगा। वो स्पॉन्टेनियस सॉरी इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, मीन्स फ़ौरन नहीं होगा। स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। इट्स सिंपली सॉरी अ फ्यू अदर एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर जो हम आगे करते हैं, जो हमें फिर सेकंड लॉ की नीड की जो है में आएगा कि हमें क्यों जो है वो सेकंड लॉ जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। A plate dropped on the floor breaks and pieces scattered. When we take in ice cream, our lips get cold. ठीक है, एक प्लेट है, ड्रॉप हुई, टूट गई, पीस उसके स्कैटर हो गए, तो वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। When we take in ice cream, our lips get cold, waters down heels, a drop of perfume in a room diffuses quickly to get the entire environment. ठीक है, आप परफ्यूम का एक पफ करें, पूरे रूम में जो है वो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब ये दोबारा आप इकट्ठे करके उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और HCl रिएक्ट्स टू प्रोवाइड NaCl और हीट जो है यहाँ पे बनती है, ये भी एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ऑल दीज प्रोसेस आर नोन टू प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन में होते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि आप हीट और NaCl में से दोबारा जो है वो NaOH वगैरह जो है। सो ऑल दीज प्रोसेस दिस द क्वेश्चन इज दैट why the reverse of considered processes do not occur। जिन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ये इनका रिवर्स क्यों नहीं होता? कैन वी बिलीव ऑन आवर आईज टू सी द पीस ऑफ ब्रोकन प्लेट spontaneously recognize themselves to reproduce the original plate? ठीक है, क्या हम ये बिलीव कर सकते हैं कि आपके हाथ से प्लेट गिर गई है या ग्लास शीशे का गिर गया, वो टूट गया और पीस बन गए हैं और दोबारा पीसेस जो है वो कलेक्ट हों और दोबारा से प्लेट जो है वो बन के आपके सामने ओरिजिनल में फॉर्म में वो जो आ जाए। सो हैज़ एनीवन एक्सपीरियंस्ड एवर हॉट वाइल टेकिंग द आइसक्रीम? कि आप अगर आइसक्रीम ले रहे हैं तो कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप जो है वो हॉट फील कर रहे हैं, मीन्स आपके लिप्स जो है बजाय कोल्ड होने के वो हॉट हो रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आप आइसक्रीम ले रहे हैं तो आपके वो लिप्स कोल्ड होंगे rather than कि वो हॉट हों। It is possible exhaust gases CO2 and CO and H2O can recombine to produce petroleum and oxygen। क्या ये हो सकता है कि आप पेट्रोल जला रहे हैं, उसमें से जो गाड़ी में से धुआं निकलता है CO2 उसमें होती है, C होती है, वाटर होते हैं, क्या ये सारी चीज़ों को मिला के हम दोबारा से जो है वही सेम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना सकते हैं? कैन वाटर फ्लो इटसेल्फ अपवर्ड? क्या पानी जो है वो खुद ब खुद ऊपर जा सकता है? तो इन सारी चीज़ों की आंसर्स के लिए आप कह रहे हैं कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ी। उस सेकंड लॉ में हम ये नहीं कहेंगे कि हम कोई मेथड देखेंगे कि किस तरह ये सारी होंगी, वो एक लॉ हम बनाएंगे कि जी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इस तरह ही होते हैं। Okay, none of these processes is known to be spontaneous as we know by our experience. However, in the light of first law of thermodynamics, none of these processes seem to be impossible because in these processes the energy is अगर हम फर्स्ट लॉ से देखें तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी कंजर्व मीन्स कि कांस्टेंट रही है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो एक फॉर्म से कन्वर्ट हो गई है। अगर वो टूट गई प्लेट तो उसमें एनर्जी की कन्वर्जन जो है वो होगी, कंजर्व्ड होगी, लेकिन कन्वर्ट होगी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो दिस इंप्लाइज दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इनकेपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। उसने हमें ये बता देना प्लेट गिर गई, टूट गई है और इसमें एनर्जी चेंजेस जो भी आएंगी, but we cannot calculate, we cannot judge about the direction of process कि ये अब process की direction क्या होगी। Now the question arises that what law of nature compels the spontaneous process to proceed in a particular direction? Okay. इसके लिए हमें क्या लिखें, लॉ की जरूरत है। How and why the system are aware of directions in which to proceed? कि जो सिस्टम्स हैं वो क्यों और कैसे जो है वो
जाएंगे जो है एक किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में. व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट लीड्स द प्रोसेस इन अ गिवन डायरेक्शन. कौन सी फोर्स है जो उनको गिवन डायरेक्शन, वाटर अगर हाई से लो फ्लो कर रहा है, कौन सी फोर्स है जो उस वाटर को फ्लो करवा रही है. एंड द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी प्रोवाइडेड बाय कंसिडरिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इन सब के जो है वो आंसर देने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स जो है वो देखेंगे. स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ जो है हमारे पास, दिस लॉ मे बी एक्सप्रेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ इक्विवेलेंट वेज. वन स्टेटमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय कैल्विन कि नो प्रोसेस, जो कैल्विन की स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल in which the sole result in the absorption of heat from a reservoir and its complete conversion into work. So according to Calvin, उसने कहा कि कोई भी जो प्रोसेस है, no process is possible, ऐसा कोई possible process नहीं है in which the sole result is the absorption of heat. मीन्स के जिसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो. सो रिजल्ट मीन कम्प्लीटली जो है वो अब्जॉर्ब हो किसी भी सिस्टम से फ्रॉम ए रिजर्वायर. कोई भी हीट रिजर्वायर है, कोई हीट सोर्स है, उसमें से हीट जो है अब्जॉर्ब हो एंड इज कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क. मीन्स के कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें जितनी टोटल हीट एब्जॉर्ब होती है प्रोसेस में उतना ही वो वर्क हो. मीन्स हम हीट और वर्क दोनों को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकें कि आपने जितनी हीट वहां पे एब्जॉर्ब हुई थी वो 100% उतना ही आपको आउटपुट वर्क मिला है. ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. या इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole effect on the flow of heat into system from a hot reservoir and the performance of an equivalent amount of work by the system on the surroundings. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड स्टेटमेंट आप देखें तो इसका भी वही मीनिंग है कि अगर आप जो है वो किसी भी रिजर्वायर से हीट जो है वो इनटू द सिस्टम जो है वो फ्लो करती है और उसकी जो परफॉर्मेंस है यानी इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस यानी जितनी सिस्टम जो है वो इनटू द सिस्टम यानी रिजर्वायर से किसी भी हॉट रिजर्वायर से सिस्टम की तरफ जो हीट फ्लो करती है उसके इक्वल परफॉर्मेंस जो है वो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स के ऊपर नहीं जो है वो करेगा. सो इसका अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की एक समरी देखें तो वो यही है कि जो आपकी हीट जो है, जो हीट सिस्टम में आप उसको हीट एनर्जी जो दे रहे हैं, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी आप हीट किसी भी एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और उसके इक्वलेंट जो है वो वर्क हो. उसके इक्विवेलेंट वर्क का मतलब ये है, वर्क तो होगा, उसके इक्विवेलेंट वर्क का मतलब ये है कि देयर विल बी नो हीट लॉस, कि कोई ऐसा चांस नहीं है कि हीट लॉस ना हो और सारे का सारा जो है वो वर्क में कन्वर्जन हो जाए. वहाँ पे हीट लॉसेस जो है वो होते हैं और 100% जो है वो एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की नहीं होती, किसी इंजन की नहीं होती. ये इसकी जो है वो सेकंड लॉ की जो है वो मेजर स्टेटमेंट है. An alternative of second law of thermodynamics is Clausius statement. Clausius statement क्या है? It is impossible for a system to undergo a cyclic process where sole effects are the flow of heat into a system from a cold reservoir and flow of an equivalent amount of heat out of the system into hot reservoir. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस, ये क्लासिस जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, ये एक्चुअली सेकंड लॉ ही की स्टेटमेंट है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ हीट है. जो हम कहते हैं कि जी हीट जो है ये कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ जो है वो फ्लो नहीं कर सकती, हमेशा हॉट जो रिजर्वायर है उससे कोल्ड की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगी. मीन कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से फ्लो ऑफ हीट होगा टूवर्ड्स दी that body where the temperature is less than above. तो हमारे पास
कहें कि जी जो फ्लो ऑफ हीट इनटू द सिस्टम है फ्रॉम अ कोल्ड रेजर्वायर, कि एक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सिस्टम जो है वो कोल्ड रेजर्वायर से हीट ले और उतनी ही इक्विवेलेंट हीट जो है वो किसी हॉट रेजर्वायर में ट्रांसफ़र कर दे। सो ये भी कह लें कि उसकी सेकंड लॉ की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। और ये कोल्ड और हॉट रिजर्वायर को वहाँ पे हमने कहा था कि जी ये रिवर्सिबल जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि कोल्ड और हॉट रिजर्वायर के रेफरेंस से है। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ जो हमारे पास आती है, जिसको हम जनरल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ कहते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी विच इज़ अ स्टेट फंक्शन। हमारे पास एक सिस्टम एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, और ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जो है वो हम पहले कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। So the entropy of the universe remains constant in a reversible process, but it increases in an irreversible or spontaneous process। कि जो एंट्रोपी है वो किसी भी रिवर्सेबल सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट होती है। रिवर्सिबल सिस्टम क्या है कि अगर एक सिस्टम जो है वो स्टेट ए से स्टेट बी में जो है वो गया और उसमें जो है वो चेंजेस आई, लेकिन आफ्टर दैट चेंजिंग के हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट ए है, यहाँ से सिस्टम जो है वो स्टेट बी में जो है वो शिफ्ट हुआ और बी से दोबारा जो है वो ए में शिफ्ट हुआ। दिस इज रिवर्सेबल प्रोसेस। यहाँ पे जो हमारे पास एंट्रोपी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर हमारे पास कोई सिस्टम ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है, यानी ये हमारे पास फॉरवर्ड होगा, रिवर्स नहीं होता, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है इंक्रीजिंग, एस विल इंक्रीज। और ये हमारे पास केस है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में फिर जो है ये होता है, क्योंकि ये रिवर्सेबल नहीं होता। जैसे हमने कहा कि फ्लो वाटर जो है वो नेचुरली होगा, तो उसको आप रिवर्स तो नहीं कर सकते नेचुरली, वो रिवर्सेबल नहीं है जो हमारे नेचुरल प्रोसेस है। सो इसमें भी यही है कि अगर तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी को अगर आप देखें तो ये एक आप कह लें कि डिस्ट्रक्शन टाइप चीज़ होती है, कि मतलब एक चीज़ जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर है, वो फ्लो कर रहा है और उसकी इंट्रॉपी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। जिस चीज़ की इंट्रॉपी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है मींस वो चेंज की तरफ जा रही है, और वो जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती उसकी इंट्रॉपी जो है वो इसी तरह इंक्रीज करती रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, जैसे एक चीज़ जो है दूसरी में कन्वर्ट होती है, अगेन वो फिर वापस कन्वर्ट होती है, इट मीन्स कि वो वापस अपनी स्टेट में आ जाती है, इसलिए उसकी एंट्रोपी हम कहते हैं कांस्टेंट है। और ऐसी चीज़ जो वापस अपनी उसी हालत में ना आए, उसकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। मींस कि ये ऑर्डरनेस है, कि अगर आपकी चीज़ एक ऑर्डर्ड में है और वो कन्वर्ट हो रही है और डिसऑर्डर में की तरफ जा रही है, तो उसकी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो रिवर्स होकर दोबारा उसी ऑर्डर में आ जाती है तो वो इरिवर्सिबल है, सॉरी वो रिवर्सेबल है, और उसकी इंट्रॉपी जो है वो कांस्टेंट होगी। So like the first law, the second law is generalized from experience। following are some important applications जो उसमें आती हैं। it helps in determining the direction of energy transfer, कि जो हमारे पास एनर्जी की ट्रांसफ़र की डायरेक्शन है उसको डिटरमिन करने में सेकेंड लॉ हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, जो कि फर्स्ट लॉ में नहीं था,
कि हम किसी भी प्रोसेस के बारे में जान सकें कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो ये जो है सेकंड लॉ ये प्रेडिक्ट करता है कि जी ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। इट हेल्प्स टू नो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन को जानने के लिए भी सेकंड लॉ जो है हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ पे हम ये तो कहते हैं कि टोटल 100% जो है वो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन जो मैक्सिमम कन्वर्जन होती है हीट की इनटू वर्क वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो था ये एक मतलब जनरल स्टेटमेंट्स और जनरल इंट्रोडक्शन था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें थर्ड लॉ है जो वो देखेंगे कि वो उसमें जो है वो क्या है।